हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों की जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मॉडर्न इंडिया हमारे एग्जाम में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो आपकी एक क्लास लेने जा रहा हूं, जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक देखने वाले हैं डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल अंपायर। जो हमारा मुगल साम्राज्य था उसका धीरे धीरे पतन हो गया। कब स्टार्ट हुआ पतन? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसी समय से ही एक तरीके से क्या हो जाता है, स्टार्टिंग हो जाती है आपकी मुगल साम्राज्य के पतन की। तो ही सारी चीजों को देखेंगे, कारण को जानेंगे, इसे क्या रीजन थे जो मुगल साम्राज्य यानी मुगल अंपायर का आपका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जो औरंगजेब के समय पूरा देश लगभग आपका टोटल लगभग 21 सूबों में बटा हुआ था, 21 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होके कहां तक पहुंच गया? सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गया। तो ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या रीजन थे जो सक्सेसर्स आए वो कैपेबल नहीं रह पाए और फाइनली डिक्लाइनिंग होना शुरू हो गया आपके मुगल अंपायर का। तो ये सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीजें रही, ऐसे ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी मुगल साम्राज्य जो कि 1526 में स्टैब्लिश हुआ था और फाइनली जाके 1857 में खत्म हो गया। आपका 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1857 तक लगभग 150 सालों में लगभग 12-13 आपके जो बादशाह आए, कैसे वो संभाल के नहीं रख पाए, ये सब सारी चीजें हम देखते हैं आज के अपने लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। ये सब आपके सामने है, सारी चीजें हैं। CFS इन NCT गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, फिर इसके बाद कई सारी चीजें क्लियर, UPSC में MPPCS, ढेर सारे कुछ कंपटीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, अन अकेडमी पे क्लासेस, सारी चीजें हैं, सब मेरे बारे में है, देख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल अंपायर की। आप देख सकते हैं शुरुआत में जब आपका 1565 में मुगल अंपायर इस स्थिति में था, 1601 में इस स्थिति में देख रहे हैं पूरा साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। मुगल अंपायर इन 1650 आपका देख रहे हैं, इस समय ये स्थिति आ गई है। फिर उसके बाद औरंगजेब में पूरा जैसे जैसे कहा गया, सबसे ज्यादा सूबे, सबसे ज्यादा प्रोविंसेस किसके समय में थे? आपके औरंगजेब के समय में थे। इतना तो आपके प्रीवियस देख रहे हैं, शाहजहां, अकबर, इन सब के समय में इतना नहीं है जितना आपके किसके समय में थे? आपके औरंगजेब के समय में। लेकिन फिर फाइनली आपका धीरे धीरे आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब धीरे धीरे खत्म होते यहाँ तक पहुंच गया 1772 में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको दिख रहा होगा ये दिल्ली का रीजन, ये सिर्फ इतना ही बचा। तो एक सब क्या कारण रहे, सारी चीजों को हम आगे देखते हैं। तो जब आपकी डेथ हुई 1707 में, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई, तो उनके सक्सेसर, उनके जो आगे सक्सेसर लोग थे, मेनली कौन कौन? 3 लोग थे। 3 इसके बेटे थे औरंगजेब के, जो मुख्य दावेदार हुआ करते थे आपके किसके? गद्दी के। जो सबसे बड़ा लड़का था मुअज्जम था, फिर आजम था, फिर काम बख्श था। ठीक है ना। 2 लड़के और थे इसके औरंगजेब के, उनकी पहली मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद अकबर और मोहम्मद असलम, 2 लड़के और थे। तो ये आपके 3 बचे हुए थे, जिसमें 3 दावेदार थे। तीनों में भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए वॉर ऑफ सक्सेशन के। लेकिन फाइनली विजय होके कौन आया सामने? मोहम्मद मुअज्जम। दोनों भाई आपस में भिड़े, भैया हम ये थोड़ा अलग ही रहता था, मतलब थोड़ा ठीक है, इसको उतना राजकाट का वो नहीं था। लेकिन मोहम्मद मुअज्जम मोहम्मद आजम के बीच मारपीट तक नौबत आ गई, लड़ाई तक नौबत आ गई, और दोनों के बीच लड़ाई हुई। कहे कि चलो ठीक है, कोल्ड वार से नहीं होगा तो सीधा सामना होगा। तो बैटल ऑफ जजाओ हुआ दोनों के बीच में, बैटल ऑफ जजाओ 1707 में। फिर फाइनली मोहम्मद मुअज्जम जीत के सामने आए, विक्टोरियस हुआ, और इसकी हत्या कर दी गई मोहम्मद आजम की। बाद में कामबख्श की भी हत्या कर दी गई, और ये फाइनली गद्दी पे बैठा 1707 में बादशाह बन के आपका मोहम्मद मुअज्जम के नाम से। मोहम्मद मुअज्जम, और दूसरा हम लोग मोहम्मद मुअज्जम जानते हैं, लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा इसका जो मेन नाम था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है ना। ये मुअज्जम तो बुलाने का नाम, एक तरीके से पेट नेम समझ सकते हैं। बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पे बैठा 1707 में। ठीक है ना। तो अब
1707 में गद्दी पे बैठा, और इसको क्या और एक नाम से बैठा, एक नाम से और जाना जाता है, शाह आलम प्रथम। ठीक है ना, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, तीनों नाम एक ही है, जाने रहिएगा। ठीक, और इसको कहा गया शाहे बेखबर, शाहे बेखबर। ठीक है ना, और किसके द्वारा कहा गया? काफी खान के द्वारा इसका एक नाम दिया गया शाहे बेखबर। और इसकी उम्र कितनी थी? 65 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठा, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, ओल्ड एम्परर या बूढ़ा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है ना, बाकी साहिब बेखबर के भी नाम से आना जाता है, तो आपसे कभी एग्जाम वगैरह में पूछ ले तो ध्यान रखें, साहिब बेखबर, बूढ़ा बादशाह, ओल्ड एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, साहिब बेखबर है, इंग्लिश में बोल दे आपके हेडलेस किंग। ठीक, फिर उसके बाद और किस लिए इसको ज्यादा जाना जाता है? ग्रांट्स ऑफ द टाइटल एंड रिवार्ड्स, इसके लिए भी एक तरीके से पूरा बांट देता सब में, कि टाइटल्स दे देना, रिवार्ड्स दे देना, जागीरें दे देना, ये सब सारी चीजें आम बात हो गई। तो वही बेखबर रहना, सबको बिना सोचे समझे सबको बांटते रहना। फाइनली एक काम इसका और भी अच्छा था कि जैसे इनके जो पिताजी थे आपके औरंगजेब, इन्होंने इनकी आपको पता है कि औरंगजेब की किसी से पटती नहीं थी, सबसे मतलब एक तरीके से 36 का आंकड़ा रहना, मराठा सिख सबके साथ भिड़े रहते थे। तो इसने क्या किया? सबको कंसोलिडेट करने का काम किया। ठीक है ना, तो ही ट्राइड टू एफिनिटी बिटवीन सिख एंड मराठा, सिख हो गए, मराठा हो गए, इनको सबको एक साथ रख के चलने की सोची। भैया लड़ाई झगड़ा होने से क्या पाता, 65 साल वर्ष की उम्र भी है, कौन भिड़ेगा क्या होगा, तो सबको साथ में लेके चलते हैं। तो सिखों के साथ अच्छे तरीके से इन्होंने रिश्ता कायम किया। जो सिख गुरु थे आपके, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने बुलाया, ढेर सारा मनसब वगैरह दिया, ग्रांट्स दिया, खूब खुश किया। गुरु जी भी मान गए, ठीक है लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। लेकिन वही है, फाइनली क्या हुआ, इनका भी पूरा मतलब जो सोच के सारी चीज किए थे, ज्यादा दिन तक कामयाब नहीं हुआ। 1708 में फाइनली क्या हो जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। फिर सारा राजकाट, पूरा सारा सिखों को कौन कार्यभार संभाल लेता है? आपका बंदा बहादुर। बंदा बहादुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बंदा बहादुर। ये कभी नहीं इन लोग से, मुगलों से पैचअप नहीं किए, हमेशा इन दोनों के बीच क्लैशेस वगैरह हुआ करते थे। तो ये तो सिखों के साथ था। मराठा के साथ भी इन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब ने पकड़ के लेके 1789 में ही साहू जी महाराज, जो मराठाओं के हेड हुआ करते थे, उनको पकड़ के जेल में बंद करके रखा था आपका 1689 से ही। फिर फाइनली जब 1707 में गद्दी पे बैठा तो साहू जी महाराज को छोड़ दिया, जाइए आप अपना राजकाट देखिए, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करके रखिएगा। तो ये सब सबके साथ एक तरीके से अच्छे तरीके से व्यवहार करके पैचअप करके रहा। और इसने क्या किया, ही ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट सरदेश मुखी ऑफ डेक्कन बट नॉट चौथ टू द मराठा, यानी मराठाओं को सरदेश मुखी कलेक्ट करने का राइट्स दे दिया, लेकिन चौथ का राइट इसने नहीं दिया। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है 1712 में। और फिर उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, किसके किसके बीच? जहांदर शाह, अजमुज शाह, रफीसुस शाह एंड जहान शाह। चार भाई आपस में फिर लड़ने लगते हैं, कौन गद्दी बैठेगा, कौन गद्दी बैठेगा। लेकिन फाइनली कौन सफल घोषित होते हैं? जहांदार शाह सफल घोषित होते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह सफल हो जाते हैं गद्दी पे बैठने में, और वो गद्दी पे बैठ जाते हैं। और उनकी मदद कौन करता है? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान क्या रहते हैं? लीडर रहते हैं आपके दरबार के। पहले हुआ क्या करता था पहले, जैसे आज के समय भी आप लोग देखते होंगे, कई सारी पार्टी के बड़े बड़े अपने अपने हेड होते हैं, नेता होते हैं, नोबल लीडर्स होते हैं। तो उसी तरीके से कई सारी पार्टीज हुआ करती थी उस समय। ईरानी पार्टी, हिंदुस्तानी पार्टी, दुर्रानी पार्टी, इस तरीके से पार्टियां हुआ करती थी। सबके एक एक नोबल्स हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, नेतागिरी, वो किंग मेकर टाइप हुआ करते थे, जिनका सपोर्ट मिल जाए। तो ये सब बड़े लीडर हुआ करते थे। जुल्फिकार खान ईरानी पार्टी, फिर अभी आगे आएंगे अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जिनको सैयद ब्रदर्स बोलेंगे, वो हिंदुस्तानी पार्टी। तो अलग अलग पार्टी के नेता लोग हुआ करते थे। तो इस समय जान लो बोलबाला भी चल रहा है जुल्फिकार खान साहब का। तो इन्होंने किसको बना दिया? जहांदर शाह को अपना क्या बना दिया? गद्दी पे बैठा दिया। और एक तरीके से
सपोर्ट पूरा तरीके से। ये लोग कहने के लिए फिर वो थे, क्या कहते हैं, आपके बादशाह, लेकिन चलती थी इन्हीं को जो किंग मेकर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो जुल्फिकार खान ने इनको गद्दी पे बैठाया। फिर यहाँ पे देख रहे पपेट शब्द का ही यूज कर दिया गया है। ही वॉज पपेट ऑफ जुल्फिकार खान हु एक्ट्स एज द डिफेक्टो रूलर, मतलब रूल जान लो वही कर रहे हैं एक तरीके से, भाई सब उन्हीं की चल रही है। जैसे आज के समय में पार्टी में देखो अमित शाह और इन्हीं लोग की चलती है, तो उसी तरीके से आज के समय के हिसाब से आप समझ सकते हैं जो पावरफुल लीडर होता है, जो मेन होते हैं, उन्हीं के हिसाब से। तो जुल्फिकार खान एक तरीके से हेड पूरा मतलब समझ लो जो बादशाह हुआ करता था, हर एक चीज पे निगरानी, किससे मिल सकते हो, कहीं जा सकते हो, क्या कर सकते हो, तो सब कुछ वही करते थे, किंग मेकर लोग ही। ठीक। फिर आगे क्या होता है, सब कुछ तो ठीक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जहांदार शाह अपने पे आना शुरू हो जाता है। और अपने पे जब आना शुरू हो जाता है तो फिर जो इंटरफेरेंस रहता है जुल्फिकार खान का, वो भी उसको बुरा लगने लगता है। अब क्या होने शुरू हो गया, जब बुरा लगने शुरू हो गया तो एंटी उसके भी कान भरे जा रहे हैं, जहांदार शाह का भी, और जुल्फिकार खान का भी कान भरे जा रहे हैं, ये आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, ऐसा कर रहा है। और सबसे बड़ा गड़बड़ गड़बड़ क्या कर दिया जहांदार शाह ने, ये लाल कुंवर नामक महिला से इसने विवाह कर लिया। और ये क्या हुआ करती थी, प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी दिल्ली की। प्यार मोहब्बत हो गया, फिर इसने फाइनली शादी कर दी। और इसने शादी करने के बाद अपने ही जान पहचान के लोगों को क्या करना शुरू कर दिया, अपॉइंटमेंट करवाना शुरू कर दिया दरबार में या एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे जान पहचान भैया है, दादा है, काका है, इनका कर लो। अब ये चीजें सबको नागवार गुजरना शुरू हो गई, जुल्फिकार खान को तो और बुरा लगने शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जहांदार शाह और जुल्फिकार में एंटी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए, सारी चीजें। फिर क्या हुआ, और इसने जैसे कि आपका बहादुर शाह ने अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो इसने भी किए कई सारे काम। इसने महाराजा जय सिंह को, जो मालवा के राजा हुआ करते थे, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दे दी। अजीत सिंह जो आपके मेड़वा मारवाड़ के राजा हुआ करते थे, उनको महाराजा की उपाधि दे दी और उनको सूबेदारी वगैरह दे दी। फिर उसके बाद चौथ, ही स्टेप ऑफ गिविंग ग्रांट्स ऑफ चौथ एंड सरदेश मुखी टू मराठा लेट द फाउंडेशन ऑफ वीकनिंग मुगल डोमिनेशन। ठीक है ना। अब वही है कि ये लोग सारी चीजें संभाल ही नहीं पा रहे हैं जो इनकी विरासत में मिली है। 70 करोड़ का ट्रेजरी थी, 70 करोड़ रुपए खजाने में था, लेकिन सब आपके ये आगे आने वाली जो इनकी विरासत थी औरंगजेब के बाद सब खा गए, ये लोग खत्म कर दिए धीरे धीरे सारी चीजों को। ठीक है ना। खजाने में ऐसा नहीं है कि दादा बाबा जो छोड़ के गए हो, कम से कम उसको तो बचा रहने दो, कुछ उसमें भर ना सको, खत्म तो ना करो, लेकिन धीरे धीरे पूरा खजाना खाली हो गया, ग्रांट्स देना शुरू कर दिए सबको, धीरे धीरे सब चौपट होना शुरू हो गया, डेक्लाइन होना शुरू हो गया। यहाँ पर भी इन्होंने चौथो स्वदेश मुखी भी दे दिया, जाओ भैया मराठा लोग कलेक्ट करो। और यहाँ पे जहांदार शाह का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इजारा सिस्टम कब शुरू हुआ, किसके समय में, तो इसका क्या क्रेडिट जाता है, जहांदार शाह के समय को एक इजारा सिस्टम ये लोग लेके आए। यहाँ पे लोग क्या किए, बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग वगैरह, रेवेन्यू फार्मिंग या कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग स्टार्ट कर दिए और जजिया कर इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है ना। और ये इजारा सिस्टम इतना ज्यादा रेंट कलेक्शन, प्रोड्यूस वगैरह लोग कल्टीवेटर्स लिया जाने लगा कि स्थिति और ज्यादा खराब हुई। ठीक है ना। तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इसको एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से देखा जाने लगा, और ये जजिया कर फाइनली एबॉलिश कर दिया। ये सब चीजें पूछी जाती, इजारा सिस्टम कब शुरू हुआ, जजिया खत्म हुआ, किसने खत्म किया। फिर ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु किल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दूसरे किंग मेकर बन के सामने आ गए, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स ने फरखुशियर, आगे वाले बादशाह हैं, फरखुशियर के साथ मिलकर जहांदार शाह को खत्म कर दिया और फाइनली इन्होंने गद्दी पे बैठाया फरखुशियार को। ठीक है ना। तो ये सैयद ब्रदर्स दो भाई थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है ना। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, आपकी हिंदुस्तानी पार्टी। जैसे ये आपकी देख रहे हैं ना, ईरानी पार्टी से बिलोंग करते थे कौन, जुल्फिकार खान। तो ये कहां से बिलोंग करते थे, हिंदुस्तानी पार्टी से सैयद ब्रदर्स। ठीक है ना। इन्होंने जहांदार शाह को मार के फाइनली गद्दी पे किसको बैठाया, फरखुशियार को। और फरखुशियार को और किस नाम से जाना जाता था, शाहिदे मजलूम। ठीक है ना। और एक इसका लड़का था अजमुस शाह। ठीक। फिर उसके बाद he ascended himself in the throne with the help of, आपको बताया कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से फाइनली गद्दी पे बैठते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, he assigned the duty of डेक्कन गवर्नर
यानी जो डेक्कन था, जो आपका सेंट्रल इंडिया वाला पोजीशन है, साउथ साउथ नर्मदा, ये दे दिया इनको, किसको? गवर्नर बना दिया चिंग्लिश खान, या जिसको कहा जाता था निजामुल मुल्क को, हैदराबाद के निजाम जिसको कहा जाता था। तो निजामुल मुल्क को इन्होंने दक्कन का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। ठीक है ना। फिर आगे चल के हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद, फाइनली आगे चल के हैदराबाद स्टेट के, हैदराबाद के निजाम बनते हैं। अभी तो यहाँ पे इनके साथ हैं, तो इन्होंने निजामुल मुल्क को क्या बना दिया? दक्कन का गवर्नर बना दिया। फिर उसी समय बाजीराव पेशवा बाजीराव विश्वनाथ, जो कि विजिटेड करते हैं कोर्ट में, किसके? फर्रुखसियार के, और इन्होंने क्या करते हैं? ग्रांट फॉर कलेक्टिंग चौथ एंड सरदेश मुखी ऑन मराठा लैंड। ठीक है ना। फिर उसके बाद बंद बहादुर के बारे में आपको बताया था। 1708 में बहादुर उनकी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो फाइनली सिखों का पूरा कार्यभार कौन संभाल लेते हैं? इनके सर्वेंट रहते हैं, इनके सेवक रहते हैं आपके गुरु गोविंद सिंह के, ये फाइनली संभाल लेते हैं। और अक्सर क्लैश होता रहता था बिटवीन द किसके बीच? मुगल्स और सिखों के बीच। फिर फाइनली क्या हुआ कि 1715-16 के समय में फाइनली कैप्चर कर लिया जाता है बंदा बहादुर को, और ले आके इनको फाइनली मार दिया जाता है। बहुत प्रताड़ित किया जाता है। इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो देखेंगे आप उनकी कितनी बहादुरी के किस्से थे। बहुत ही बहादुर इंसान थे। तो फाइनली मुगल इनको पकड़ के मार देते हैं। तो बहादुर आपके एक तरीके से बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। अब फर्रुखसियार के बाद किसका नंबर आता है? रफीदुल दरजात का। ठीक है ना। ये भी एक पपेट ही रहते हैं, जान लीजिए, आपके सैयद ब्रदर्स के। फिर क्या होता है? शॉर्ट पीरियड 3 महीने के लिए बेचारा क्या बनता है? बादशाह बनता है। और फाइनली इसकी मृत्यु हो जाती है टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी पकड़ लेता है। फाइनली रफीदुल दरजात की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। फिर क्या देखने को मिलता है उसके बाद? रफीदुल दौला जो 1719 में फाइनली 3 महीने बाद ये भी बैठते हैं। ये शाहजहां सेकंड के नाम से गद्दी पे बैठते हैं, और ये भी 3-4 महीने में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। किसके? डिसेंट्री से। ठीक है ना। पेचिस जिसको आप बोलते हैं, डिसेंट्री से मृत्यु हो जाती है। ठीक। और इसी के रीजन में ही अजीत सिंह, जो कि इसके कब्जे में रहती है, मुगल के हरम में रहती है, इसकी विडो डॉटर रहती है, इसको फाइनली यहाँ से क्या कर लेता है? बचा लेता है, और फिर फाइनली हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद रफीदुल दौला के बाद आते हैं सबसे बड़े बादशाहों में से एक, इस समय के डिक्लाइनिंग फॉर्म में जब था, मोहम्मद शाह 1719 से 48 के बीच इनका कार्यकाल रहता है। इनको रोशन अख्तर के भी नाम से जाना जाता है। आप ध्यान देंगे, पूछा जाता है रोशन अख्तर के नाम से किसको जाना जाता है, तो कौन थे? मोहम्मद शाह। और सबसे बड़ी बात कि इतना ज़्यादा ये पूरी तरीके से अय्याशी में, औरतों में, शराब पीने में, मतलब दुनियादारी का जितना भी पूरी तरीके से गलत लिप्त था बादशाह का पूरा, इतना ज़्यादा ओवर रहता है इसके पीरियड में, इसीलिए इसको कहा जाता है रंगीला बादशाह। ठीक है ना। ड्यू टू हिज प्लेजर लविंग एटीट्यूड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड रंगीला बादशाह। एग्जाम वगैरह में आपसे पूछ लेते हैं कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और इसी के समय ही बाजीराव प्रथम, जिसको आप बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे, तो बाजीराव प्रथम इसी के समय में ही पूरे दिल्ली पे आक्रमण करता है, पूरा एक तरीके से रेड मारता है। बाजीराव प्रथम नाम रहता है पूरा एक तरीके से। बाद में आपका मराठा का एक तरीके से सबसे ताकतवर, सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर। फिर इन्हीं के समय, आपके मोहम्मद शाह के समय ही नादिर शाह, जो पर्सिया का साम्राज्य का लीडर रहता है, वो आक्रमण करता है 1739 में। ठीक है ना। 1739 में आक्रमण करता है और फाइनली डिफीट करता है मुगलों की आर्मी को बैटल ऑफ करनाल में। ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बैटल ऑफ करनाल में हार जाता है। फिर फाइनली हरा के जाने लगता है, तो सादत खान कहता है भैया अब तुमको बुलाए थे और तुम ऐसे चले जा रहे हो बिना हमला किए। तो फिर फाइनली बाउंस बैक करके फिर से हमला करता है इसके ऊपर। किसके ऊपर? दिल्ली पे फिर हमला करता है, बहुत बड़ी लूट खसोट मचाता है, और सारा चीज लगभग 70 करोड़ रुपए, मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब पूरा लेके चला जाता है अपना पर्सिया। ठीक है ना। फिर उसके बाद आते हैं सबसे बड़े सम्राटों में से एक, अहमद शाह। सबसे बड़े सम्राटों मतलब एक तरीके समझ सकते हैं, ये सब सम्राट कहने के लिए बादशाह रह गए हैं, धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं। तो अहमद शाह आ गए हैं आपके 1748-1754। इनका पीरियड इसलिए भी बड़ा माना जाता है क्योंकि इन्हीं के समय ही अहमद शाह अब्दाली
आक्रमण करता है। ठीक है, नादिर शाह के बाद अब उनका दूसरा जो आगे का वो रहता है, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है, लगभग 5 टाइम्स इसके समय में आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है ना। फिर ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज वजीर इमादुल मलिक। ठीक है ना, यही आपके इमादुल मलिक मतलब अगले जो निजाम है इनको हटा देते हैं। फिर फाइनली आलमगीर सेकंड को बैठाया जाता है दिल्ली की गद्दी पे। आलमगीर सेकंड आ रहे हैं आपके, और ये किस नाम से बैठते हैं? अज़्ज़ुद्दीन। अज़्ज़ुद्दीन भी पूछ लिया जाता है, अज़्ज़ुद्दीन किसको कहा जाता है? तो आलमगीर सेकंड को कहा जाता है। ड्यूरिंग हिज टाइम बैटल ऑफ प्लासी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुआ, तो आपको ध्यान में रखना होगा बैटल ऑफ प्लासी किसके समय में हुआ? आलमगीर सेकंड। आलमगीर फर्स्ट कौन थे? औरंगजेब। आलमगीर सेकंड ये आपके थे आपके अज़्ज़ुद्दीन। ठीक, ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द वजीर इमादुल मलिक। ठीक है ना, इनको भी हटा के इमादुल मलिक किंग मेकर वही बने हैं। तो ये किसको बैठा देते हैं? शाह आलम द्वितीय को गद्दी पे बैठाते हैं। शाह आलम द्वितीय आते हैं, देखिए क्या क्या करामात करते हैं। तो ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अली गौहर। अली गौहर के नाम से इनको जाना जाता है। किसको? शाह आलम द्वितीय के। और शाह आलम द्वितीय के समय क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है? बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन्हीं के समय में होती है, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होती। कब होती है? 1761 में। फिर फाइनली मराठा को पूरी तरीके से क्रश कर देते हैं, पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है अहमद शाह अब्दाली के साथ। और उसी के साथ साथ मराठाओं का जो पूरा कब्जा करने, पूरा एक तरीके से भारत नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो पूरा पैन इंडिया उनका पूरा वो था स्थापित करने का, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो ये भी पूछा जाता बैटल ऑफ पानीपत किसके समय में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। फिर क्या होता है भाई? देखने को मिलता है 1772 तक ही गेव ऑल हिज दीवानी राइट्स ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब पूरा ब्रिटिश वगैरह को पूरा दे दिए रहते हैं। फिर फाइनली महाजी सिंधिया ही गेट्स द बैक टू द दीवानी राइट्स, फिर फाइनली मिलती है। ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु बिकम्स ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिजनर्स, पेंशनर्स बना दिया जाता है। धीरे धीरे इन लोगों की जब पावर पूरी तरीके से घटने लगती है, सब पपेट मातक के रह जाते हैं, तो फिर फाइनली इन लोग से दीवानी राइट्स वगैरह भी ले लिया गया, कह दिया गया भैया तुम किसी काम के नहीं हो, इतना 25 लाख 30 लाख रुपए तुमको हर सालाना दे दिया जाएगा, आराम से अपना लाल किले में बैठे रहो, अपना यासी करो, जो मन के हो करो, किसी काम के नहीं हो। फिर अब फाइनली अब पेंशनर के तौर पे ये लोग रह गए, मतलब इनके अंदर अब वो कोई न हाथ में पावर न कुछ में पावर, मतलब कुछ तरीके से रह ही नहीं गया, तो धीरे धीरे पेंशनर बन के रह गए। ठीक है, फिर आते हैं अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ही वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु वाज अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। अब ये हाल आ गई कि अभी अब ब्रिटिश ही तुम हमारे माई बाप को, हमारी रक्षा करो, सारी चीज करो, कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर आके हमला न कर पाई। ये हुआ अभी ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहने लगे और पेंशन वगैरह मिल जाती थी, अपना जीवन यापन इसी बुढ़ापे में कटने लगा। अकबर सेकंड का एक और खास बात क्वेश्चन वगैरह आता है, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, जो आपके राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय थे, कहा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो आप ध्यान में रखिएगा वो कौन थे? आपके अकबर सेकंड थे। ठीक है ना, अकबर सेकंड ने ही राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। तो ये चीज बस राजा अकबर सेकंड के लिए बस यही काम की। ड्यूरिंग टेन्योर मुगल एम्पायर श्रिंक्स रेड फोर्ट ओनली, ये हाल हो गई जो आपको मुगल एम्पायर दिखाया था पूरे भारतवर्ष, ये वाला पोर्शन छोड़ के पूरा ये पूरा 21 सूबे हुआ करते थे औरंगजेब के समय में, अब सिर्फ और सिर्फ अब मुगल एम्पायर आपके मुगल कहाँ तक रह गया? रेड फोर्ट तक, लाल किले तक ही सीमित रह गया। किसी हिस्टोरियंस ने कहा था कि अब जो बादशाह हैं, बादशाह इंडिया हैं, बादशाह भारत हैं, उनका जो है पूरा साम्राज्य दिल्ली से लेके पालम तक ही रह गया। ठीक है ना, पालम तक ही रह गया, मतलब सिमट के आपका 10 किलोमीटर के दायरे में आ गया, जो पूरा वहां तक अफगानिस्तान जो आप देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष एक तरीके से इनके अंडर में हुआ करता था। तो वही है, जब आप संभाल नहीं पाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, तो दूसरा कोई आके वो आपका स्थान लेगा है। ठीक है ना, सत्ता हमेशा आपके हाथ में नहीं रह सकती। फिर अकबर सेकंड के बाद कौन आ रहा है आपके सामने? बहादुर शाह जफर आ रहे हैं। ठीक है ना, अकबर सेकंड एंड राजपूत प्रिंसेस लालबाई के पुत्र थे ये आपके लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। इनके समय में ही क्या हुआ, जब 1857 की क्रांति हुई,
तो इनको सारे जो रिवेलियंस थे, जो सारे उस समय के 1857 क्रांति के जो सारे लड़ाकू थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने इनको भारत का सम्राट घोषित किया कि आप ही हमारे सम्राट हैं, इसको लीड कीजिए। ठीक है, फाइनली जब क्रश कर दिया गया पूरे आंदोलन को, तो उनको भेज दिया गया रंगून, और 1862 में इनकी मृत्यु हुई। इनके जो बेटे थे, दो बेटे थे, इनका जो नाती था, उनको भी ब्रिटिश के द्वारा शॉट डेड, मतलब मार दिया गया। अभी कहा गया कि एक अंपायर के अंदर दो अंपायर नहीं रह सकते, तो ये सब सारी चीज खत्म कर दी गई कि कोई इनका वंशज ही नहीं रहेगा। और इनको जफर की उपाधि मिली थी, जब उपाधि भी मिली थी, और जफर पोएट, बहुत बड़े जानकार थे, उर्दू पोएट थे, तो इसलिए जफर जोड़ लिया था, इसलिए इनके नाम के साथ भी बहादुर शाह जफर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से डिक्लाइन हो गए। लगभग 150 साल में आपके 10-12 मुगल एम्परर्स जो आए, धीरे धीरे खत्म हो गए। क्यों? उनके अंदर क्या ऐसी कमियां थी? क्या थी? इनकेपेबिलिटी, इनसफिशियंट, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, ये सब सारी चीजें थी जिसकी वजह से लोग संभाल नहीं पाए। ठीक है ना, वो ऑरा नहीं था कि जिसकी वजह से पूरी विरासत को एटलीस्ट संभाल सकें। यूरोपियन कंपनीज आना शुरू हो गई, ब्रिटिश इंडिया जिसमें फाइनली सक्सेस हुई, और वो धीरे धीरे इनके कमजोरी का फायदा उठा के फाइनली क्या कर दिया, धीरे धीरे इनको गद्दी से हटाते हुए फाइनली खत्म कर दिया। तो मेन कारण क्या थे? अगर देखा जाए, आपसे लिखने को बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए क्या कारण थे जो पूरी तरीके से डेक्लाइन हो गए, तो सबसे पहला कारण आप बताओगे, द वास्टनेस ऑफ द अंपायर। ठीक है ना, अब जब इतना बड़ा अंपायर आपका सामने, 21 सूबे थे, जो आपके 14 सूबे आपके तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में थे, 6 सूबे आपके वेस्टर्न इंडिया में थे, फिर एक सूबा आपका काबुल का था, तो टोटल 21 सूबे थे, और इनको संभालना आप समझ सकते हैं, तो उतना कैपेबल हो शाहजहां, औरंगजेब, इन सब की तरीके से, तो तब तो संभाल सकता सारी चीज़ों को। अगर आप उतने कैपेबल नहीं, तो धीरे धीरे टूटते टूटते जब आपके अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कैसे सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाए, कैसे स्टेट और सेंटर के बीच कैसे रिलेशन रखा जाए, तो ये सब सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो धीरे धीरे तो वास्टनेस आपकी टूटी जाएगी और आप टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक रीजन था कि जो इतना बड़ा वास्ट अंपायर था, ठीक है ना, उसको नहीं हम लोग रूल कर सकते, उसको नहीं संभाल के रख सकते विदाउट सेंट्रलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया कि कोऑर्डिनेशन खत्म होना शुरू हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन कम हो गया, राजा के पास ही अपना सारा चीज रहता था, सारे जिम्मेदारी, और जहाँ पे करप्शन और जो आपके जो क्या रहते थे सूबेदार नवाब, ये भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए। तो ये सब कई सारे रीजन से जो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइनिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ औरंगजेब, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, औरंगजेब की जो क्या कहते हैं नीतियां थी, इसकी वजह से क्या हो गया, डिक्लाइनिंग के मार्ग पे आ गया। सबसे उसका किसी से पटना नहीं, किसी से अच्छे तरीके से रिलेशन नहीं, उधर सिखों के साथ, मराठाओं के साथ, ये सब सारी चीजें थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया। सब डिसअपॉइंट रहते थे भाई, उसकी प्रॉब्लम, उसके विचारों से, उसकी नीतियों से, रिलीजियस पॉलिसी उसकी ऐसी थी। अब अकबर को आप देख लीजिए, शाहजहां को देख लीजिए, सबको साथ में लेके चलना, सबके साथ टॉलरेंट रहना, ये तो सबके साथ बस भिड़ा ही रहता था। तो ये सब सारी चीजें थी जो आपको पतन के रास्ते पे ले जाएंगी। वॉर ऑफ सक्सेशंस, ये भी बहुत बड़ा कारण था। आपके मिलिट्री वगैरह सारी चीजें यहाँ पे, जैसे ये वाला रीजन हुआ करता था, यहाँ से लोग आते थे, सब अफगान वगैरह लोग आए धीरे धीरे, तो यही रूट हुआ करता था। यहाँ पे इसने कोई ध्यान नहीं दिया, मिलिट्री सर्विसेज वहां पे अच्छी तरीके से नहीं रखी कि कोई उधर से आक्रमण हो तो उसको रोका जा सके। तो ये सभी रीजन थी जो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे भी इसकी मिलिट्री सर्विस अच्छी नहीं थी। मिलिट्री चीज तभी तो देखो फाइनली यूरोपियंस आए, इस रास्ते से आए, लैंड रूट से ना आके इस बार सी रूट से आए। तो ये सभी चीजें एक कारण थी कि उसको अच्छे तरीके से इसने मैनेज नहीं कर पाया, और फाइनली क्या हुआ, पतन का रास्ता धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बाहरी लोग दुनिया के आना बसना शुरू हो गए, और जब बाहरी लोग आना बसना शुरू हो गए, कोई सेंध लगा दिया जब आपके घर में, तो फिर लुटना, खजाना आपके घर का तो लुटेगा ही। वीकनेस ऑफ द नोबेलिटी, जो मुगल्स के नोबल्स थे, ये लोग क्या थे, वेल नोन फॉर देयर लॉयलिटी, बट वॉर ऑफ सक्सेसर्स डिजेनरेटेड द नोबेलिटी। ये जैसे आपके जुल्फिकार खान हो गए, सैयद ब्रदर्स हो गए, फिर उसके बाद निजामुल मुल्क वगैरह आ गए, तो ये लोग तो चाहते थे, ये लोग मतलब इंटेलेक्चुअल लोग थे, समझदार लोग थे, इनके अंदर कैपेबिलिटी थी, पढ़े लिखे समझदार थे, ये लोग चाहते थे कि बचा लें,
विरासत बचा ले खत्म होने से, इन लोग को बर्बाद होने से बचा ले। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से एकदम अय्याश, पूरा दिन मतलब साहेब खबर नाम ही पड़ गया है, जिसको बट रहा है, ग्रांट्स कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जो खजाने में पैसा है उसको लूट रहे हैं और उसका शिकार हो रहे हैं, कान भरने का शिकार। लोग अगर कोई बुरा उनके खिलाफ बोल रहा है, या आपके राजा के खिलाफ भरा जा रहा है उसको, क्या कहते हैं, आपके जो किंग मेकर्स थे, आपके नोबल्स थे, इनके खिलाफ भर दिया जा रहा है। फर्रुखियर के साथ वही हुआ, आपके बहादुर शाह के साथ भी वही हुआ, इनके कान भर दिए गए, इनके खिलाफ, नोबल्स के खिलाफ दुश्मन बन गए। तो ये सब सारी चीजें थी, अपने खुद से दिमाग से ये लोग काम नहीं लिए और उसका खामियाजा इनको फाइनली भुगतना पड़ा। तो ये सब थे मेन रीजन क्यों आपका इतना बड़ा मुगल अंपायर कैसे धीरे धीरे खत्म हो गया और फाइनली ब्रिटिश इंडिया जो इमर्ज होके बाहर आई थी यूरोपियंस कंपनीज में, वो कैसे फाइनली यहाँ पे अपना खूंटा गाड़ लिया और फिर फाइनली इसने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देखा। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करेंगे। तो एज अ डेमो लेक्चर, एज अ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, फिर इसको अच्छे तरीके से और भी पूरा एक्सप्लेन में अच्छे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अपना फीडबैक और अपना टिप्स देखिए, क्या और सुधार किया जा सकता है, सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।